नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम हेडलाइंस। केदारनाथ के पास हेलीकॉप्टर क्रैश, 7 की मौत, मरने वालों में 2 साल की मासूम बच्ची भी शामिल। चारधाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर लगाई गई रोक। अहमदाबाद मिशन हादसा, विजय रूपाणी का डीएनए मैच, राजकोट में होगा अंतिम संस्कार। अब तक 31 सैंपल मैच हुए, 20 परिजनों को सौंपे गए। पीएम मोदी 3 देशों के दौरे पर रवाना, पहले साइप्रस पहुंचे इंदिरा, अटल के बाद साइप्रस पहुंचने वाले तीसरे भारतीय। वायुसेना को जून के आखिर में मिलेगा तेजस MK-1A। इस साल 12 जेट फाइटर बेड़े में होंगे शामिल। मणिपुर में 328 हथियार और गोला बारूद बरामद, SLR, इंसॉस जैसी राइफलें शामिल। सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में की थी छापेमारी। और 24 घंटे में कोरोना से 10 की मौत, नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। देश में 7,383 केस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां इंद्राणी नदी पर बना एक पुल अचानक गिर गया। इस दौरान मौके पर कई पर्यटक मौजूद थे। हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 30 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए हैं। वहीं अब इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें लोगों को इंद्राणी नदी में बहते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि कुछ समय से खस्ता हाल स्थिति में था ये पुल और वाहनों के लिए पहले से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन भारी बारिश और नदी में पानी का जल स्तर बढ़ने के कारण कई लोग इस पुल पर आ गए और बढ़े हुए जलस्तर के नज़ारे देख रहे थे। इसी दौरान यह हादसा कुंडमाला में हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण इंद्राणी नदी में जल स्तर बढ़ गया। इस दौरान कई पर्यटक पुल पर नदी के तेज बहाव का नज़ारा देखने के लिए जमा थे, जिससे पुल ढह गया। इस दौरान पुल पर मौजूद लोग नदी में गिर गए और पानी के तेज बहाव में बह गए। खबर राजनांद गांव से है, जहां आपको बता दें, डोगर गांव मार्ग पर श्री टाइल्स हार्डवेयर के सामने एक युवक लोगों को धमका रहा था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी चंदन ठाकुर निवासी महामाया चौक शिकारीपारा बसंतपुर को रोककर पूछताछ करते हुए तलाशी ली। इस दौरान आरोपी के कब्जे से एक अदद बटनदार धारदार चाकू बरामद हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट भेजा है। अंबिकापुर के ग्राम चोरका कछार में वन विभाग की भूमि पर किए जा रहे वर्षों पुराने अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार को बड़ी कार्रवाई की। करीब 40 अतिक्रमणकारी मकानों को हटाने के लिए 500 से अधिक पुलिस बल, विभाग, नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ बुलडोजर भेजे गए। बीजेपी पार्षद आलोक दुबे की शिकायत पर कार्रवाई हुई है, जिन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से एक विशेष समुदाय द्वारा वन भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर कब्जा किया जा रहा था। ये पूरी कार्रवाई संयुक्त रूप से वन विभाग, अपना प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, सभी के लगभग पुलिस के इसमें 500 से अधिक हमारे बल हैं और फॉरेस्ट के लगभग 150 और नगर निगम के और हमारे प्रशासनिक दल भी। कब तक कार्रवाई चलेगी सर? किस प्रकार के निर्देश हैं? कितना अतिक्रमण हटाना है? इसमें 39 घर चिन्हांकित किए गए हैं जिनको हटाना है और ये कार्रवाई अब 1-2 घंटे में ख़त्म हो जाएगी। मैंने अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र से लगे संरक्षित वन क्षेत्र क्रमांक 2581, जो रनपुर खुर्द गांव का हिस्सा है। यह संरक्षित वन क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से एक वर्ग विशेष के लोग 100 रुपए के स्टाम्प में खरीदी बिक्री कर अवैध रूप से करीब वहाँ 70-75 घर बना लिए थे। और सबसे आश्चर्य जांच का विषय है कि यह जगह CCF बंगला और DFO बंगले से 1 किलोमीटर दूर है। इसमें अवैध कब्जे का शिकायत मिला था और जो पट्टे की जमीन है उसकी खरीद बिक्री की शिकायत मिली थी, जिसके आधार पर हम लोगों ने जांच किया। जांच में 41
लोगों का अतिक्रमण पाया गया, जिसमें से 2 लोगों ने अपना वन अधिकार पत्र दिखाया और 39 लोगों के पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। इसके ऊपर से हम लोगों ने कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया। कारण दर्शाओ में इन लोगों ने अपना जवाब नहीं दे पाए, मतलब इन लोग ने अपना दस्तावेज कोई भी प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिसके कारण इनको अवैध मानते हुए धारा 80A के तहत हम लोगों ने कार्रवाई किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खैरागढ़ से है, जहां दाऊ चौरा महादेव घाट की जर्जर हालत पर विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन और मिशन संडे टीम ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एनीकैट के टूटे दरवाजे से पानी का रिसाव होता मिला, साथ ही सूखे पड़े घाट पर गंदगी सहित शराब की बोतलें आदि फैली मिली। नशेड़ियों का जमावड़ा लगने पर नाराजगी जताकर प्रशासन की अनदेखी पर सवाल उठाए गए। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि जल्द ही कलेक्टर से मिलकर घाट का सौंदर्यीकरण कराने को कहा जाएगा। देखिए, विधायक यशोदा वर्मा जी के निर्देश पर मिशन संडे आज खैरागढ़ के जीवन दायनी नदी, खैरागढ़ शहर देखेंगे आप 3 नदी से घिरा हुआ है, मुस्का, पिपरिया और आममेर। आज हम लोग पिपरिया नदी के ये मुस्का एनिकेट, दाऊचौर एनिकेट 2 वार्ड नंबर 17 और 18 के बीच स्थित है, वहां हम लोग आए हैं। इस नदी पर लगभग खैरागढ़ के आधा दर्जन वार्ड के लोग निस्तारी करते हैं और यहाँ पर नहाते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो खैरागढ़ शहर का जो गणेश जी और माता दुर्गा जी की प्रतिमा जो स्थापित होती है, सारी विसर्जन इसी एनिकेट पर होता है। खबर रायपुर से है, जहां न्यू सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना आदि के तहत 32,000 से अधिक लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से धनराशि वितरित की। साथ ही 31 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा, विदेश में पढ़ाई करने के इच्छा रखने वाले श्रमिक बच्चों को भी सरकार सहायता मुहैया कराएगी। एकल शिक्षकीय शालाओं पर बोले कि युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई। आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था और जो श्रमिक हैं देश के अंदर में, उनके कल्याण के लिए श्रम विभाग के अंतर्गत 3 मंडल काम करते हैं, जिसमें एक मंडल का एक कार्यक्रम था। और अगली खबर का रुख करेंगे मध्य प्रदेश के ढिंडोरी से। अगली खबर है, जहां पत्नी से मारपीट कर पति ने आत्महत्या की। इलाज के लिए घायल पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। पत्नी के चरित्रहीन होने की आशंका। आपको बता दें, गोपालपुर क्षेत्र के बहारपुर भवानी टोला का ये पूरा मामला है। भवानीपुर टोला गांव का ये पूरा मामला है। ढिंडोरी से अहम खबर, पत्नी से मारपीट कर पति ने की आत्महत्या। इलाज के लिए घायल पत्नी जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई है। पति को थी पत्नी के चरित्रहीन होने की आशंका। गोपालपुर क्षेत्र के बहारपुर भवानी टोला गांव का ये पूरा मामला है। ढिंडोरी से अहम खबर, पत्नी से मारपीट कर पति ने आत्महत्या की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंडला से अगली खबर, जहां पुलिस ने अपहृत युवती को बरामद किया है। 12 जून को हुई थी अपहरण की सनसनीखेज वारदात। पुलिस ने नागपुर से सकुशल युवती को बरामद किया। अपहरण में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। नागपुर में दबिश देने पर पुलिस को मिली सफलता। पुलिस की तत्परता ने परिजनों को राहत दिलाई।
ग्वालियर में प्रेम प्रसंग में तनाव के चलते एक युवक ने खुद को आग लगा ली है। युवक करीब 75% तक झुलस चुका है और फिलहाल जया रोग अस्पताल की 1 यूनिट में भर्ती है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। घटना ग्वालियर के सिकंदर कंपो इलाके की है, जहां अजय कुशवाहा नामक युवक ने शुक्रवार शनिवार की रात प्रेमिका के घर के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। बताया जा रहा है कि अजय का एक युवती से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजनों का आरोप है कि युवती और उसके परिजन अजय को ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपए वसूलना चाह रहे थे। अजय 2 लाख रुपए पहले ही दे चुका था, लेकिन मांग पूरी न होने पर उसे बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। अजय मामले को सुलझाने के लिए प्रेमिका के घर पहुंचा था, जहां कहासुनी के बाद युवती ने आत्मघाती कदम उठाया। आपको बता दें, युवक ने आत्मघाती कदम उठाया। वहीं परिवार का आरोप है कि प्रेमिका के पिता और भाई ने ही अजय पर पेट्रोल डालकर आग लगाई है। पूरी घटना एक मोबाइल कैमरे में कैद हो गई। माधोगंज क्षेत्र का एक मामला हुआ है, जिसमें एक प्रेमी प्रेमिका से शादी न करने से मानसिक रूप से प्रताड़ित होने पर खुद को आग लगाने के संबंध में अभी इसमें भी उसके हमने, चूँकि वो काफ़ी जला हुआ है, डॉक्टर से पूछताछ करके जब उसकी स्थिति ठीक होगी उससे पूरी तरह से जानकारी लेंगे, उसके बाद समाग्रम कार्रवाई करेंगे। ये 13 तारीख को रात्रि में 11 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो इधर सिकंदर कंपू का निवासी है, उसने आग लगा ली है और अस्पताल में भर्ती है। सूचना की तस्दीक पर अस्पताल से तहरीर प्राप्त होने पर वहाँ पर उक्त व्यक्ति के बयान लेने के लिए भेजा गया था, जो बयान पर बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। ये शिव शक्ति गार्डन के पास ही है। मेरे बेटे को आग लगी हुई है और एक लड़की से उसका कोई संबंध था, वो लड़की वाले मेरे घर पर गए थे, 15-20 लड़के मिल गए मारने के लिए उसको, तो मैंने हाथ पैर जोड़ के उनके सामने लगा के उसको भगा दिया। उसके बाद में फिर उसके लड़की किरण के पिताजी दफरत, भाई फागर और भाई तरुण, फिर मेरे ठेले पे, मैं सब्जी काम करता हूँ, मेरे ठेले पे गए। उन्होंने मेरे से 5 लाख रुपए की मांग की। 5 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को हम 76 लगवा देंगे और जान से ही मरवा सकते हैं। तो मैंने कहा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ पे दूँगा इतने पैसे, मैं ठेला लगाता हूँ सब्जी का, मैंने अपनी पूरी उम्र में इतने पैसे दे गई नहीं। तब वो कह रहे चलो हम देख लेंगे तुमको। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर विदिशा से है, जहां वर्ल्ड हेरिटेज साइट उदयगिरी गुफाओं की पहाड़ियों में एक प्रवासी तेंदुआ नजर आया। तेंदुआ फिलहाल गुफाओं और आसपास के जंगलों में आश्रय लिए है। वन विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए सावधान रहने की सलाह दी है। क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी और कैमरा ट्रैप लगाकर तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया और मुनादी के जरिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अब मैं ऊपर चढ़ के देखता हूँ, उसकी पूरी वीडियो लेने की कोशिश करता हूँ। पेड़ पे चढ़ता हूँ इस वाले पे। खबर भिंड से है, जहां कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत भिंड जिले में नए जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मोहम्मद आरिफ नसीम खान इन दिनों भिंड दौरे पर हैं। वह पर्यवेक्षक के रूप में संगठनात्मक बैठकों की श्रृंखला चला रहे हैं। नसीम खान ने भिंड, लाहार, अटेर और महगांव विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद कर नेतृत्व चयन को लेकर सुझाव मांगे। अब तक अध्यक्ष पद के लिए 28 आवेदन प्राप्त हो चुके। नसीम खान ने बताया कि जिले में 1 ग्रामीण और 1 शहर अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सचिव हमारे नेता आदरणीय राम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने पूरे देश में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए कांग्रेस का संगठन सर्जन कार्यक्रम पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न जिलों में शुरू किया है। भिंड जिले के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने हमें यहाँ पर ऑब्जर्वर करके अपॉइंट किया है, एज ए ऑब्जर्वर अपॉइंट किया है और जिला कांग्रेस भिंड के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, शहर और ग्रामीण के दोनों अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो पार्टी की गाइडलाइन है, खरगे साहब जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी जो विरोधी पक्ष के नेता हैं देश के, उनकी ये भावना थी कि आम कार्यकर्ताओं की सहमति से जिला का कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। तो उस प्रक्रिया को हम लोगों ने शुरू किया।
अम्बाला के वार्ड 18 और वार्ड 14 के लोगों में पानी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें, वार्ड 18 में विकास कार्य के दौरान पानी वार्ड 14 में गिरा दिया गया, जिससे वहां की गलियां जलमग्न हो गई और स्थानीय लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वार्ड 14 के आज़ाद पार्षद ने इसे गंदी राजनीति करार दिया है, जबकि बीजेपी पार्षद ने इसे समाधान करने का वादा किया है। वार्ड 14 के लोग गंदे पानी से परेशान हैं और उनका कहना है कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो चुनाव बहिष्कार की धमकी भी दी है। दोनों पार्षदों ने यह सुनिश्चित किया है कि पानी को पाइपों के जरिए डाला जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। नंबर वार्ड में रहता हूँ और ये पिछले 2 से 2.5 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और हमेशा कुछ ना कुछ आते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल सफाई हो नहीं पाती। रीजन एक नहीं कई है इस चीज के। रहना इंसानों को है, जानवरों को यहाँ पे इस बस्ती में नहीं रहना। होता क्या है, यही पानी जो इकट्ठा होता रहेगा पीने के पाइपों में जाएगा और हर जगह जाएगा, यही बीमारियां फैलाएगा आगे। मैं यहाँ से पार्षद हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि वार्ड नंबर 14 के अंदर पिछले 1 महीने से यहाँ एक नाले की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 20 का जितना भी पानी है वो पंप लगा के वार्ड नंबर 14 में गिरा जा रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे नालियों के अंदर जो है पानी ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुस रहा है और कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इस काम को नहीं रोका जा रहा है। ये पूरा कॉन्स्पिरेसी के तहत काम हो रहा है और मैं ये बात मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने कार्यकर्ताओं को बताया जाए कि इस तरीके की गंदी राजनीति ना की जाए, ठीक है, जिससे जनता को परेशानी हो। यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने कह रखा भी जाए, जिस भी एरिया में समस्या है हल हमने मिलकर करना है उसका। यहाँ पे बाहर मेन रोड के ऊपर एक टवेरा रोड पर एक नाला बनाया जा रहा है, जनता की सुविधा के लिए है। अभी नाला परली साइड बन रहा है, वहाँ पाइप डालते हैं, जब वो तो नाले की तोड़ाई करते हैं, उसकी वजह से मलबा भर जाता है। तो कुछ ठेकेदार ने मोटर लगाकर पानी इधर इस नाले में शिफ्ट कर दिया, जो कि मैं अभी उसको मना करके आया हूँ कि इधर बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि यहाँ समस्या पैदा हो रही है। बाकी लोग तंग है। अब कुछ डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा हमें दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। कोशिश है कि कल सवेर तक यहाँ पानी नजर नहीं आएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला शहर के नरेश विहार और हीरानगर के निवासी इन दिनों भारी जल संकट से जूझ रहे हैं। भीषण गर्मी में जहां एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, वहीं क्षेत्र के ट्यूबवेल ऑपरेटर की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर न केवल समय पर पानी आपको बता दें समय पर पानी नहीं चलाता, बल्कि शिकायत करने पर अभद्र व्यवहार करता है। आज पानी की समस्या को लेकर नाराज लोग ट्यूबवेल स्थल पर जमा हो गए और जोरदार विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान मौजूद ऑपरेटर ने खुद को मिर्गी रोगी बताते हुए उसे दवाइयों के लिए बार बार घर जाना पड़ता है, ये जानकारी दी। जब उससे बात करने की कोशिश की गई तो वह गाली गलौज करने लगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर सिरसा से है, जहां आपको बता दें भारत नगर से सीआईए एलनाबाद टीम ने गश्त के दौरान युवक जज सिंह को 8 ग्राम 83 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस देखकर आरोपी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम ने उसे दबोच लिया। सीआईए प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जाँच की जा रही है। शहर थाना पुलिस चौकी को जांच सौंपी गई है। खबर बठिंडा से है, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भाभी कमल कौर उर्फ कंचन कुमारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह घटना के बाद अमृतसर एयरपोर्ट से यूएई फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक रिमांड में लिए गए 2 आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वारदात के समय अमृतपाल मौके पर मौजूद था। बठिंडा पुलिस ने उसकी मदद करने और 2 और आरोपियों को नामजद किया है। बॉडी ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ
ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਨਿਮਰਤਜੀਤ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕਨਸਪੀਰੇਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਬਟ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮਹਿਰੋ है। खबर पटियाला से है, जहां एसएसपी वरुण शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने, आपको बता दें, समाना के मुरादपुर और गजेवास गांव में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस को महिला ड्रग्स तस्कर गुड्डी समेत आधा दर्जन लोगों से ड्रग्स बरामद करने में सफलता मिली है। एसएसपी ने बताया कि बीते 3 महीनों में मुरादपुर में नशा तस्करों के खिलाफ 17 केस दर्ज कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियान नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई जंग का हिस्सा है। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ 'ਚ ਤੇ ਨੀਅਤ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਖਤਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰ खबर अमृतसर से है, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सत्ता से हटाए गए भ्रष्टाचारी अब पंजाब को लूटने आए हैं। सिरसा ने मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया। साथ ही दावा किया कि अब भाजपा अकेले अपनी दम पर पंजाब के चुनाव मैदान में उतरेगी। इस दौरान श्वेत मलिक व सूरज भारद्वाज सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। यूपी में 60,244 चयनित आरक्षियों सिपाहियों को आज लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इनमें से 15 चयनित अभ्यर्थियों को मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र देकर सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इन चयनित अभ्यर्थियों को यूपी के अलग अलग जिलों से 1300 बसों के माध्यम से लखनऊ के कार्यक्रम स्थल डिफेंस एक्सपो ग्राउंड तक लाया गया, जहां इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये खास रिपोर्ट देखिए। यूपी में 60,244 चयनित आरक्षियों सिपाहियों को आज लखनऊ में नियुक्त पत्र बांटे गए। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में मेधावी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्त पत्र देकर 60,244 लोगों को यूपी पुलिस का हिस्सा बनाया। अब से वो अलग जिलों में सिपाही की ट्रेनिंग कर यूपी पुलिस में अपना अहम योगदान देंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री भी मौजूद रहे। लखनऊ पुलिस और जिला प्रशासन समेत पुलिस मुख्यालय ने भव्य तैयारियां की थी, जहां एक ही पांडाल के नीचे 60,000 से ज्यादा महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ समेत मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मंच से संबोधन के जरिए सुना। आज के इस भव्य नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर इस गौरवशाली आयोजन को ऐतिहासिक बनाया है। आपकी उपस्थिति न केवल इन नवनियुक्त पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आपके स्नेह, विश्वास और मार्गदर्शन का भी प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके ऊर्जावान नेतृत्व
और सतत मार्गदर्शन के कारण ही 60,244 आरक्षियों की भर्ती का यह दुरूह कार्य पूर्ण शुचिता व पारदर्शिता से संपन्न हो पाया है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। आज का यह अवसर न केवल उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और सुशासन की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में जो परिवर्तन आया है वह अभूतपूर्व है। यह बदलाव आंकड़ों में नहीं, जमीन पर दिखाई देता है। संगठित अपराध और माफिया तत्वों के विरुद्ध की गई निर्णायक कार्रवाई, महिला एवं बाल सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति जैसे प्रयास और जन विश्वास में आई वृद्धि, ये सभी इस परिवर्तन की गवाही देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा कि ये भर्ती बिना किसी भेदभाव के हुई है और इसमें सभी लोगों को हिस्सा बनाया गया। पिछले 8 साल में डबल इंजन की सरकार ने हर क्षेत्र में बेहतर काम करने के बाद ऐसा काम किया। आज ऐसा नहीं है कि जैसा 2017 के पहले भाई भतीजे का विवाद था और बिना पैसे दिए भर्ती नहीं होती थी। वो दिन चले गए और आज पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं के साथ भर्तियां भी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ये 60,244 पुलिस कार्मिकों की भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ऐसे समय में संपन्न होने जा रहा है जब यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का एक कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश की सुरक्षा के लिए ये भर्ती बहुत अहम योगदान है। इन युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर यूपी पुलिस का हिस्सा बनाकर जनता की सुरक्षा और अराजकता के खिलाफ इन युवाओं से भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, हमें बताते हुए प्रसन्नता है। 2017 के पहले की जो स्थितियां थी, भाई भतीजावाद था, भेदभाव होता था, परीक्षा की शुचिता पर प्रश्न खड़े होते थे, पैसा दे बगैर किसी का सिलेक्शन ईमानदारी के साथ नहीं हो सकता था। लेकिन आज ये गए दिन की बात हुई। अब तो व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ देते हुए मेरिट को ध्यान में रख करके इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चयनित हुए 60,244 अभ्यर्थियों को मंच से शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि ये सब युवा देश के सबसे बड़े पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। युवाओं को इस भर्ती के लिए एक आनापाई नहीं देनी पड़ी और यही नहीं, ये सब जाति, सिफारिश और भ्रष्टाचार से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से भर्ती हुए हैं। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने
हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। अमित शाह ने कहा कि योगी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। अगले 5 सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी एफआईआर के बाद 3 साल के भीतर उस पर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला होकर पीड़ित को न्याय मिलेगा। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। बता दें कि पुलिस भर्ती के लिए पहले फरवरी में परीक्षा हुई, लेकिन पेपर लीक होने के कारण सरकार को परीक्षा दोबारा करानी पड़ी और फिर 3 महीने पहले यानी कि 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। अभ्यर्थियों ने नियुक्त पत्र मिलने के बाद गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया और आभार भी जताया है। लग रहा है और ये पहली बार हुआ है कि मतलब वो गृह मंत्री जी हम लोग को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये अभी तक एक भी बार नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने हम लोग को इतना बढ़ावा दिया, इतना अच्छा महसूस कराया और हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। यूपी पुलिस से आप लोग जुड़ेंगे, आप यूपी पुलिस का हिस्सा बनेंगे, तो पहले में और अब में कितना अंतर समझते हैं? यूपी पुलिस का बेटरमेंट हुआ है और आप लोग जब सर्विस में आएंगे और अच्छा कर पाएंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। सर, अभी तक तो आम जिंदगी जी रहे थे, बट अब यहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है तो अब नया जोश भी है और नया एक डर भी है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, इतने बच्चों को सर ने यहाँ पे बुलाया, इतनी अच्छी व्यवस्था की। कल से हम लोग घर से निकले हुए हैं, हर तरीके से हम लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करवाया गया खाना वगैरह, और यहाँ आके सर ने अपना टाइम दिया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने बच्चों के लिए उन्होंने बहुत पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को पूरा किया। बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और अभी तक तो बस यही सोचा है कि आगे चल के एकदम अच्छे से सबकी सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। पर बस यही है कि जैसे उन्होंने बताया है उनके बिल्कुल मार्गदर्शन पर चलना है, जैसे जैसे उन्होंने कहा है, तो बस। सर, मेरा नाम अमित यादव है, जनपद अमेठी से आए हुए हैं। सर, हमें काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था यूपी पुलिस में जाने का। जो भर्ती पहली बार हुई थी उसमें जो है स्कैम हो गया था, वो भर्ती कैंसिल हुई, दोबारा से भर्ती हुई। इसका मुझे बहुत खुशी है जो है। हाँ सर, बताए तो अभी ट्रेनिंग में सब बताया जाएगा, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो मेरा नाम प्रशांत मौर्य है, मैं अमेठी से आया हूँ और ये इतनी बड़ी भर्ती हुई है
पहली बार उत्तर प्रदेश में 60,244 और पारदर्शी तरीके से, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी और ना ही हम लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी भर्ती एक साथ हो पाएगी इतने पारदर्शी तरीके से। तो मैं इस गवर्नमेंट को, खासकर योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये भर्ती इतने कम टाइम में, जिस तरह से फरवरी में पेपर लीक हुआ था उसके बाद हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से पेपर हो जाएगा, लेकिन इसकी इतने अच्छे से पेपर हुआ तो हम सब बहुत खुश हैं। आज नियुक्ति पत्र मिला है तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस बेरोजगारी के दौर में और सरकारी नौकरी मिलना तो बड़ी खुशी की बात है। बता दें कि यूपी में योगी सरकार युवाओं के रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही यूपी पुलिस में भर्तियों का पिटारा भी खोल रही है। के न्यूज़ इंडिया ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। अब अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के एटा से। अगली खबर है जहां नगर कोतवाली पुलिस ने रेलवे अंडरपास के पास से सातिर चोर शिवम गुप्ता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी एटा ही नहीं, हाथरस, कासगंज और फर्रुखाबाद सहित आसपास के कई अन्य जिलों में भी चोरी के वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक वह 1 दर्जन से अधिक चोरी के वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के तमाम जेवरात बरामद किए। एएसपी अपराध ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को जेल भेजा जा रहा है। चंदौली जिले के मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सैदपुरा गांव से लुटेरी दुल्हन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। शादी के महज 10 दिन के अंदर ही दुल्हन घर से नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति का कहना है कि वह उसे समोसा खिलाने के बहाने बाजार लेकर गया था, जहां मौका मिलते ही दुल्हन ने उसे चकमा देकर फरार हो गई। पीड़ित युवक रूस में काम करता और हाल ही में छुट्टियों में गांव आया था। परिवार की रजामंदी से उसने शादी की, लेकिन अब उसे धोखा मिल गया। युवक ने थाने पहुंचकर अपनी पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पति शमशेर चौहान ने बताया कि शादी के कुछ ही दिनों में दुल्हन उस पर बाहर घूमने का दबाव बना रही थी। उसके व्यवहार से उससे शक होने लगा था। शनिवार को पत्नी ने उसे काली मंदिर दर्शन करने की बात कही। इस दौरान नाश्ता करने की उसने इच्छा जताई। वहीं होटल में समोसा आया ही था कि पत्नी खुशी ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर मौके से फरार हो गई। कुछ देर तक उसका पति उसे खोजबीन करता रहा। नहीं मिली तो पति परिजनों संग थाने पहुंचा। वहीं पत्नी खुशी के नाम उसने तहरीर दी। पति की माने तो खुशी अपने साथ घर के सारे गहने और सब कुछ ले गए। पति बोला कि मुझे ड्रम में नहीं जाना है, मुझे बस मेरे पैसे वापस मिल जाए, गहने वापस मिल जाए। और मेरे साथ 4 जून को मेरी शादी हुई थी। 14 जून को वो बोली शॉपिंग कराने के लिए, हम यहाँ काली माता के मंदिर का दर्शन भी कराने के लिए वो बोल रही थी। यहाँ पर आए, दर्शन कराए, शॉपिंग कराए। फिर इसके बाद वो रेस्टोरेंट में नाश्ता कराने के लिए लेकर गए तो बोले मेरे को वॉशरूम लगा है। तो बोले ठीक है जाइए आप वॉशरूम करके आइए। तो वो वॉशरूम करने के लिए गई ऊपर। फिर इसके बाद हम वॉशरूम चेक करने के लिए ऊपर गए, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। खबर गाजीपुर से है, जहां विरनो थाना क्षेत्र के बिहरा गांव में एक घर जमाई ने विवाद के बाद अपने 65 वर्षीय ससुर गुदड़ी राम की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। आरोपी संजय राम वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। सूचना पाकर वारदात पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। साथ ही हत्या मामले की केस दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई। इनकी उम्र 65 साल थी। इनकी हो गई तो घर से बाहर खेत में अपने मड़ई डाल करके वहीं रहते थे। अपनी एक बेटी को साथ में सेवा के लिए रखते थे। दामाद भी 7-8 महीने से साथ में ही रहता था। रात में किसी बात को लेकर के ससुर और दामाद के बीच में विवाद हो गया, जिसमें दामाद ने डंडे से अपने ससुर स्वर्गीय गुदरी राम के सिर पर इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई है। हत्यारोपी की अभी गिरफ्तारी हो पाई है? हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना है और बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। प्रथम दृष्टया क्या लगा जांच में आप मामला? ऐसा प्रतीत होता है कि किसी पारिवारिक विवाद को लेकर के या घरेलू किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया और ये डंडे से उसी ने वार कर दिया। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र में माला काटना पुल के पास हुए सड़क हादसे में एक बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस अमृतसर से सवारियां लेकर लखीमपुर के लिए पलिया जा रही थी। लखीमपुर की पलिया जा रही थी। इसी दौरान नेशनल हाईवे 730 पर गजरौला के निकट काटना पुल के पास
बस आगे जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। खबर कानपुर से, जहां भारतीय सिंधु सभा ने सिंधु सम्राट दाहिर सेन महाराज के 32वें बलिदान दिवस पर निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया है। आयोजकों ने बताया कि बच्चों में बढ़ता आंखों संबंधी समस्याएं के मद्देनजर शिविर आयोजन का निर्णय लिया गया है। कैंप में बच्चों की आंखों की जांच की गई है और मोबाइल से अधिक उपयोग होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। हमारा 32 महाराजा दाहिर सेन के बलिदान दिवस के ऊपर ये कैंप लगा हुआ है। इसके पहले 30 कैंप में हम लोग चित्रकला प्रतियोगिता करते थे, पर पिछले वर्ष से हम लोग ने ये बच्चों के लिए आई कैंप लगाना शुरू किया है। और इस कैंप से हम लोग इतना प्रसन्न है कि हम लोग 44 साल की ये काम के बराबर इस कैंप को मानते हैं, क्योंकि देखने में आया कि बच्चे उससे टीवी और मोबाइल की वजह से बच्चों की आंखों में इतनी समस्या आ गई है कि माँ बाप को मालूम नहीं पड़ता। बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ेपन आ जाता है, खाना नहीं खाते हैं। इस वजह से जो है माँ बाप समझते पता नहीं मेरे बच्चे को क्या हो गया है और अलग अलग डॉक्टरों के पास ले जाते हैं। लेकिन देखने में आया है कि उनकी आंखों की समस्या की वजह से ये सारी समस्याएं शुरू हो गई हैं। खबर फर्रुखाबाद से, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 15 जून से 21 जून तक फर्रुखाबाद के स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम में योग सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन मास्टर ट्रेनर अंकुर द्विवेदी द्वारा किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा जिला महामंत्री DS राठौर, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पौड़ी जिले की यमुकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के आज विकासखंड द्वारी खाल के गुमखाल बाजार स्थित सद्भावना लॉज में आयोजित सद्भावना सत्संग समारोह में निवर्तमान प्रमुख द्वारी खाल महेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। निवर्तमान प्रमुख राणा का आयोजकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सत्संग कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राणा एवं बद्रीनाथ धाम के महात्मा संतोषानंद एवं आयोजकों की मौजूदगी में बिंदेश्वरी बाई, निधि बाई, दीनबंधु बाई आदि ने अपने भजन से सभी भक्तों को मंत्र मुग्ध किया। द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत घूमखाल में सद्भावना सत्संग परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज प्रेमनगर आश्रम हरिद्वार द्वारा जो कराया गया और जो सद्भावना वेडिंग पॉइंट में जो कराया गया, इस तरह के प्रोग्रामों से मैं आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूं और इस तरह के प्रोग्रामों से हमारे क्षेत्र में बड़ी खुशहाली, और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम बार बार होते रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली और सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। देहरादून में बढ़ते ट्रैफिक और जाम से निजात पाने के लिए डीएम सबिन बंसल की पहल पर शहर को पहली ऑटोमेटिक पार्किंग मिल रही है। कम जगह में ज़्यादा गाड़ियां पार्क करने की ये सुविधा क्या समाधान बनेगी? बस एक दिखावटी मॉडल या बनकर रह जाएगी? हमारे संवाददाता यशदीप आर्य पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट पर जांच करने। राजधानी देहरादून की कई बड़ी चुनौतियों में से एक चुनौती ट्रैफिक और पार्किंग की है, जो अब कुछ ही दिनों में दूर होने वाली है। इस समय मैं खड़ा हूं देहरादून के परेड ग्राउंड पे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर बन रही है शहर की सबसे पहली ऑटोमेटेड पार्किंग। डीएम सबिन बंसल के निर्देश पर यह पार्किंग बनाई जा रही है, जिसमें कई गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती हैं। कम जगहों पे कई बड़ी बड़ी गाड़ियों को खड़ी करने की एक जो ये सेवा है, ये स्टार्ट कर दी गई है और यह अपने आखिरी चरण में पहुंच गई है। लगातार देहरादून में पार्किंग की समस्या एक आम समस्या बनी हुई नजर आ रही है, जहां गर्मी बढ़ने के कारण लगातार पर्यटक
उत्तराखंड देहरादून का दौरा कर रहे हैं, वह मसूरी का दौरा कर रहे हैं, तो रास्ते में पार्किंग और ट्रैफिक जाम की एक समस्या आम बनी हुई है। इसी को देखते हुए डीएम सविन बंसल ने उन जगहों पर निर्धारित पार्किंग बनने का निर्माण किया है जहां पर कई समस्याएं होती हैं, जैसे कॉर्नेशन अस्पताल, तिप्ती मार्केट और परेड ग्राउंड को इस निर्धारित पार्किंग के लिए चुना गया है। लगातार डीएम सविन बंसल ने इसकी पूरी देखरेख करी है और पूरी कोशिश करी है कि देहरादून को किसी न किसी तरीके से जाम से निजात दिलाया जा सके। लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सी ट्रैफिक की समस्याएं, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में यहाँ से आते हैं और चारधाम भी इस समय चल रहे हैं। लगातार चारधाम में जब श्रद्धालु आते हैं तो वो देहरादून से ही गुजरते हुए जाते हैं और पार्किंग की समस्या एक अहम समस्या हो जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी समस्या को लेते हुए ये 3 जगहों पे कॉर्नेशन अस्पताल, तिप्ती मार्केट और यहाँ पर एक ऑटोमेटिक पार्किंग का इस्तेमाल किया गया है। कल यहाँ पर एक ट्रायल भी किया गया जिसमें कई गाड़ियों को यहाँ पर ऊपर चढ़ा के देखा गया और कई वाहन जो एक साथ यहाँ पर 30 से 40 वाहन खड़े होने की जो एक सुविधा है वो यहाँ पे मिली। और घंटों के जाम से जो कई ऐसा होता है कि कई बार कई लोगों को घंटों के लिए अपनी गाड़ियाँ खड़ी करनी पड़ती है, रोड पे लगा देते हैं तो नो पार्किंग में उनकी गाड़ियों को उठा के ले जाया जाता है, व उसके कारण दूसरी गाड़ियों को भी बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इससे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जो जाम है और ट्रैफिक है उसमें एक निजात मिलता हुआ ये बहुत ही सक्षम कार्य हमें देखने के लिए मिल रहा है। सरकार के द्वारा लगातार हमें यही एक चीज देखने के लिए मिलती है कि पार्किंग की जो एक समस्या होती है वो एक आम बात होकर रह जाती है, लेकिन जिस तरीके से ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के और भी ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से हमें मिल रही है देखने के लिए कि कितनी पार्किंग की सेवाएं यहाँ पर एक साथ 3 जगह यहाँ पर एक ऐसा भी चीज हो सकती है कि लगातार खुद ही अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकता है कोई भी व्यक्ति, वो भी बहुत ही कम समय के लिए। अब देखना मिलेगा कि ये जो नई टेक्नोलॉजी है, ये जो नई टेक्नोलॉजी का यूज देहरादून के उत्तराखंड में हुआ है, ये कितना काम आता है और कितना फायदेमंद लोगों के लिए साबित होता है। मैं एसजी पारे, के न्यूज इंडिया से अपने वीडियो जर्नलिस्ट सोम चौहान के साथ। रुड़की के थाना भगवानपुर क्षेत्र के अक्वदन झिड़ियान ग्रांट ग्राम में दुकान की दीवार को लेकर हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें एक पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने 4 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। आपको बता दें कि झिड़ियान ग्रांट ग्राम में 2 पक्षों के बीच दुकान की दीवार को लेकर कहासुनी हुई थी। कि ये पहले से ही दंगा करते आते हैं, इन्होंने पहले भी मेरे भी साथ मारपीट करी, कुछ लोगों ने मुझे बचाया था, अरे आगे भी ये वही हरकत करते हैं। आज ये है कि हमने पुलिस समझौता करा आ गई थी, जहाँ उसने कहा था हम उनकी बात मान गए थे, पूरे गांव की बात मान गए थे, इन्होंने फिर तानाशाही दिखाई। जी दीवार नहीं है, हम ये नहीं बना रहे थे, हमने जो निशान दिए थे हम अपनी दीवार बना के दूसरे की जाकर दूसरी दीवार तोड़ने लगे जाके। हम झिड़ियान ग्रांट फतेहपुर गए, ये हमारी दीवार हमने दुकान बना रखी थी कम से कम 40 साल पहले। उन्होंने आके उसे पहले निशान मार के कि यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, हमने वहाँ ले ली। फिर दोनों थाने ये फिर भगवानपुर थाने से दरोगा जी के पुलिस वाले के उन्होंने निशान मार दिया, हमने वहीं पे कह दिया, यहाँ दरोगा जी ने बोला, थाने से बोला कि यहाँ रख लो, हमने लड़ाई की, हम लड़ाई नहीं चाह रहे थे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।